हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे 4 जून 2023 के हिंदू एनालिसिस के बारे में और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बाद उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए कि वाई इज़ इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी। देखिए क्या है आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एनीमिया की संख्या जो है, जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं। उसके मेन रीज़न क्या है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से ये एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है? तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काम कर रही है और साथ ही साथ लोगों को अवेयरनेस भी कर रही है। ठीक है, अब अगर डाटा की बात करें, डाटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो क्या बात की गई है, इंडिया का एनीमिया का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं NHS5 ने जो बताया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो बताया है कि 57% जो वुमेन है, कितने साल से, 15 से 49, 15 to 49, वो क्या है आपके एनीमिया से मतलब प्रभावित हो रहे, इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। और 67% जो है चिल्ड्रेन है बिटवीन 6 मंथ्स टू 59 मंथ्स। ठीक है, ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं एनीमिया जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यानी कि क्राइसिस पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आज के जो हमारे एनीमिया पॉलिसीज़ में। ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिसी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या कारण है एनीमिया के, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए कारण जो है एनीमिया का कारण है ब्लड। ठीक है, अब ब्लड क्या है, अगर ब्लड की जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड का जो कलर होता है, रेड कलर देने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम होता है। अब एक बात बताइए, ब्लड की जो ब्लड जो है, ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल, अगर वो कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को आपके बाहर से अंदर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है और आपको क्या क्या कहता है, आपको हेल्दी रखता है। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब क्या प्रॉब्लम होगा? अगर वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें क्या महसूस होगा? फटीग महसूस होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हमें डीजिंग होगी और वीकनेस जो है हमारे शरीर में लगेगी। ठीक है, अब ये होता किस कारण से? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये होता किस कारण से? ये होता है आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। क्योंकि आयरन जितनी अमाउंट में है उतनी अमाउंट में नहीं मिल पाती है। प्रेग्नेंट वुमेन हो गए या फिर आपके एडोलेसेंस गर्ल्स हो गई या फिर आपके बच्चे हो गए, तो उनको उतनी अमाउंट में आयरन जितनी सफिशेंट चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, एनीमिया का कॉज जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर देखी जाए ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्या रूरल प्रॉब्लम में ज़्यादा है या अर्बन में? अर्बन में इसकी मात्रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में हमारी जो खाने की सिस्टम है, डाइटरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं बदलाव हो रहे हैं और उस बदलाव के चलते, उस चेंजेस के चलते हमें जो है ज़्यादातर चेंजेस जो है वो दिखते हैं। यानी कि एनीमिया जो है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर बात की जाए व्हाट प्रॉम्प्ट द चेंज, किस कारण से चेंज हो रहा है? भैया देखो, अगर कोई भी WHO का कहना है, WHO ने डिफ़ाइन किया है एनीमिया को। अगर पूछा जाए कि एनीमिया कहीं पे डिफ़ाइन नहीं है, एक्चुअली एनीमिया को WHO ने डिफ़ाइन किया है। ठीक है, वो क्या कहता है कि अंडर 5 ईयर एंड प्रेग्नेंट वुमेन, अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 110 ग्राम पर लीटर हो एट सी लेवल पे, तो वहाँ पे एनीमिया के चांसेस जो है बनते हैं। और अगर हम बात करें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की, वो 120 ग्राम पर लीटर की बात की गई है। ठीक है, तो यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, जो एनीमिया है वो कैसे होता है और कैसे पता लग जाएगा कि इन चीज़ों से, कि ऐसे अगर इस अमाउंट से अगर नीचे हो जाए, तो जैसे आपके ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ना और कम होना किस कारण से पता लगता है? आपके ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, आपके एक पैरामीटर बना हुआ है, उस पैरामीटर से अगर पार गए या फिर पैरामीटर से पहले हुए तो वो क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या क्या चीज़ हेल्प कर सकती है? सबसे पहली तो डाइटरी चीज़, जो हमारी डाइट है, डाइट में कहीं ना कहीं हमें बदलाव करने चाहिए। जो हम खाना खाते हैं, क्या हमारे लिए वो पूरी न्यूट्रिशन है? क्या पूरी तरह से न्यूट्रिएंट देती है? ये चेंजेस किस वजह से हो रहा है? ये चेंजेस हमारे, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो लोग क्या करते हैं आजकल, ऑर्गेनिक खेती की जगह इनऑर्गेनिक चीज़ों को उगाना स्टार्ट करते हैं।
अब जिसके कारण से वो पौधे ही जब आयरन की मात्रा सफिशिएंट नहीं रखेंगे तो वो लोगों को क्या पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एग्रीकल्चर में भी है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ लोगों की आदत को भी चेंज करना पड़ेगा। लोगों क्यों, देखिए सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो तो कहीं ना कहीं एनीमिया को कहीं ना कहीं हम लोग टैकल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी खाने की जो डाइवर्सिटी है उसको चेंज कर सके। यानी खाने की डाइवर्सिटी यानी कि जो खाने के जो अमाउंट है कि एक टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो रोटी के साथ सिर्फ मिर्च लगा के ही खा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो कहीं ना कहीं डाइटरी जो है प्लान को वो कहीं ना कहीं चेंजेस करना होगा और डाइवर्सिफाई करना होगा हमारे प्लेट्स वगैरह को, ठीक है। उसके बाद फोकस किस पे होनी चाहिए, वाई फोकस ऑन एनीमिया। देखिए जो कहीं ना कहीं अगर हम फोकस क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है हमें फोकस करने की। अगर एनीमिया होगा, अगर मान लीजिए एडोलेसेंस यानी कि वुमेंस में या एडोलेसेंस में या गर्ल्स में हमारी एनीमिया की जो लक्षण है वो ज़्यादा पाए जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो वर्क एफिशिएंसी कम होगी। जो हमारी पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो कहीं ना कहीं कम होगा। हमारी नेशनल ग्रोथ में चीज़ें कम होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में अगर हम एक चीज़ को देखें तो एक चीज़ से कहीं ना कहीं इफेक्ट अलग अलग जगह पे पड़ रही है। तो इस कारण से हमें एनीमिया को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो ये था ये हमारा एनीमिया का आर्टिकल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला है जेनेटिक चेंज पावर H5N1 वायरस स्प्रेड सीवियरिटी इन एनिमल। ये आपके GS एक्चुअली ये आपके साइंस एंड टेक का है। क्या कह रहा है, जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1 वायरस स्प्रेड हो रहा है सीवियरली इन एनिमल। अब देखिए H1N1 वायरस क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखना ये वायरस है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H5N1 क्या है, तो आपका वायरस है, ठीक है। अब देखिए ये वायरस जो है किससे सबसे पहले पता किया गया था कि वाइल्ड बर्ड से पैदा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो पक्षियों हैं उनमें जो होता है ये फाउंड किया गया है, ठीक है। अब ये कम से कम 30 देशों में और उनके टेरिटरी में पाए गए, ठीक है। जो 2020 का जो कलेक्टेड डाटा किया गया है उनके हिसाब से, ठीक है। वायरस जो है वो सर्कुलेट है वाइल्ड बर्ड में नॉर्थ अमेरिका में पाया गया है, ठीक है। कलेक्ट करके उनसे डिटेल देखा गया है, ठीक है। अब देखिए H5N1 वायरस क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हमने देखा है कोविड-19 किस तरह से प्रॉब्लमेटिक किया है। अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे कोई भी वायरस के वजह से, कोई भी वायरस अगर आ रहा है और उसके वजह से अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहे, कहीं ना कहीं वो आगे जाके हमें प्रॉब्लमेटिक करेंगे। तो इसीलिए हमें वायरस को कहीं ना कहीं उसके प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही रोकना पड़ेगा कि वो बढ़ किस कारण से रहे, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। अभी एक आर्टिकल आगे भी पढ़ाऊंगा जिसमें कि वैक्सीन की बात की गई है कि अगर सब ऑर्गेनाइजेशन या सारे कंट्री अगर एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को टैकल कर पाएंगे, जो वैक्सीन जो नहीं मिल पा रही है, तो जिन चीज़ों के लिए नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं वो भी मिलेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर इस वायरस की बात की गई है तो 2014-15 में एवियन स्पीसीज़ में पाया गया दिखा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके जो केसेस है सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले, आपके चाइना में मिले, ठीक है, ठीक है। इन्फेक्टेड चाइना में मिले, ठीक है। 26 इन्फेक्टेड होते हैं, 25 जो है वो कहाँ पे मिले, चाइना में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये वायरस क्या है, जूनोटिक ट्रांसमिशन है, जूनोटिक ट्रांसमिशन। अब ये जूनोटिक ट्रांसमिशन क्या है, अगर कोई वायरस पक्षियों से या एनिमल से ह्यूमन में फैलता है तो उसको जूनोटिक कहते हैं। लेकिन एनिमल टू एनिमल ह्यूमन टू ह्यूमन का इसका जो स्प्रेडिंग है वो अभी तक नहीं देखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि इसको H5N1 वायरस जो है वो किस में फैलता है, बर्ड्स में। अगर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि आपसे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, तो अभी इसके बारे में कोई डिटेल आई नहीं है। तो ये जूनोटिक डिजीज, लेकिन जूनोटिक डिजीज है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ह्यूमन्स क्या नाम है आपके बर्ड से ह्यूमन में फैल सकता है, ठीक है। अब इसके लिए स्टेप्स क्या लेना चाहिए, क्या इनको उठा के सबको मार देना चाहिए, कि जितने भी चीज़ें हैं वो मार देना चाहिए। मतलब अगर किसी में वायरस फैल रहा है तो इसका मतलब उसका ये है कि उस वायरस से जिसके अंदर फैला है उन लोगों को मार दिया जाए। देखिए ये कोई मिडिल अप्रोच नहीं है। मिडिल अप्रोच क्या होगी, अगर हम इसके बारे में रिसर्च करें, वैक्सीन बनाए, अगर इससे ठीक हो सकते हैं तो देखिए लास्ट रिसोर्ट रहता है कि किसी को
किल करना या कलिंग करना जो है लास्ट रिसोर्ट रहता है। लेकिन अगर इसका पहले ही हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके अगर इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लार्ज एनिमल सेक्शन को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारी जो एनिमल है वो स्पीसीज़ कहीं ना कहीं आपके एक्सटिंक्ट होने जा रही है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कहीं ना कहीं उनको भी सेविंग करना हमारी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसीलिए कोई किलिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इंसान जानवरों को जो है किलिंग किया जाए और जिससे वो वायरस को स्टॉप किया जाए। उसके लिए कोई रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च के साथ साथ सारे देशों को एक साथ आना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करने के साथ साथ उस चीज़ को अवेयर भी करना चाहिए लोगों की कि इस तरह से आप जैसे कि कोविड-19 में अवेयरनेस की कैंपेन चलाया गया था बहुत जगह कि सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए। तो इस तरह की अवेयरनेस जो है लोगों के बीच में फैलानी चाहिए, जिससे कि हम इसके डिजीज़ को जो है क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योर करने की बात नहीं, प्रिवेंट करने की, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगले न्यूज़ की। अगला न्यूज़ है हमारा, गवर्नमेंट ने बैन किया है 14 कॉम्बिनेटरी ड्रग्स आफ्टर पैनल फ्लैग्स रिस्क, ठीक है। अब क्या है ये, देखिए अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि श्रीलंका ने बताया कि जो आई ड्रॉप है कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से जो आपके CDSCO है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहीं ना कहीं जांच भी करवाया, ठीक है, कर रहे हैं अभी इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, यानी कि जो जिस कॉम्बिनेशन ड्रग्स का मतलब है कोई भी आप गोली लेते हो उसके साथ अगर दूसरी कंबाइन गोली दिया जाता है, जैसे पावरफुल गोली दिया जाता है, या फिर आपने खांसी के लिए और आपको सर्दी की दिया जाए, सर्दी की भी गोली दिया जाए, तो कॉम्बिनेशन ड्रग्स है। तो इसमें क्या हुआ कि देखा जा रहा है कोई इफेक्टिव नहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इनको बंद कर देना ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो पैनलिस्ट है, जो इसके इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, वो क्या कह रहे हैं, हमने इन चीज़ों को पहले ही बंद कर दिया। अब देखिए सबसे पहले इससे नुकसान क्या होगा, 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट किसके लिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ बंद हुआ है तो इसका मतलब उसका यूज़ नहीं है, अगर उसका एक्सेस यूज़ किया जाएगा, कहीं ना कहीं ड्रग्स का एक्सेस यूज़ किया जाएगा तो हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो इसमें जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल जो इस प्रोडक्ट को बना रही है, कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी चीज़ों पे जो हम लोग ड्रग्स अगर नहीं मिल रहा है, अगर कोई अल्टरनेटिव ड्रग्स नहीं है तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ें देखें तो सबसे पहली चीज़ तो जो एक्सपायरी हो चुकी है उनको कहीं ना कहीं, या फिर जो ओल्ड जो पुराने हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनको एब्सोल्यूट तरीके से हो चुके हैं, एब्सोल्ट हो चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हटाना चाहिए। और साथ ही साथ नए रिसर्च एंड डेवलप पे हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे कि और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए, ये क्यों किया गया है, इसलिए किया गया कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को देख के बात किया गया है। लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को, अगर ज़्यादातर लोग इस चीज़ों को इस्तेमाल करने से बच रहे हैं और अगर लोग इसको नहीं यूज़ कर रहे तो इसका मार्केट में रहना कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर ये ड्रग, अगर मार्केट में अगर कोई चीज़ देखिए, अगर कोई ड्रग है अगर उसका यूज ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है, दुकानदार उसको खरीद के रख रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है और कभी अचानक से अगर कोई बंदा आके उस ड्रग्स को मांग लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो गरीब बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस दवाई को लेके जाएगा। अब वो एक्सपायर हो चुकी है, मार्केट में मिल नहीं रही है और उसके यहाँ पे मिल रहा है, तो वो क्या होगा, उस दवाई को लेके जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से बहुत सारी दवाइयों को जो है इस तरह से बंद कर दिया गया, यानी 14 जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स है आफ्टर पैनल फ्लैग के बाद रिस्क गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, आधार बेस्ड सिस्टम कैन सॉल्व द डिले इन वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर। क्या है, देखिए मनरेगा आपको पता है, मनरेगा क्या होता है कि आपको 100 डेज़ की वर्किंग गारंटी जो है प्रोवाइड कराता है, 100 डेज़ की वर्किंग गारंटी प्रोवाइड कराता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम है कोई पर्सन ए है, वो किसी जगह पे रह रहा है, इस जगह पे रह रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया इस जगह पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट था, ठीक है। अब क्या हो गया, जब वो यहाँ से शिफ्ट हुआ तो उसका बैंक अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे नया खुलेगा। अब नया खुलेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसने जो पेमेंट लिया है अब यहाँ पे आके तो काम करेगा ही, जब यहाँ पे आके काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको पेमेंट मिलेगा, और वो जो पेमेंट मिलेगा वो अकाउंट में बैंक अकाउंट में मिलेगा। और जब बैंक अकाउंट ही चेंज हो गया, उसने अपडेट ही नहीं करवाया, तो उसकी पेमेंट क्या होगी, लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी, ठीक है। अब जब पेमेंट लेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम किसको होगी, जो वर्कर है उसको। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया कि आधार बेस्ड सिस्टम को जो है ये सॉल्व कर सकता है, जो वेजेस डिले हो रहा है मनरेगा वर्कर में,
वो कहीं ना कहीं टाइमली मिलेगा। क्या होगा, अगर आधार बेस्ड सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, आधार को इम्प्लीमेंट किया जाए बैंक अकाउंट के साथ, तो क्या होगा, वो कहीं भी जाए, ठीक है, तो कहीं भी जाए वो बैंक सेम ही रहेगा और उसी बैंक अकाउंट में ही उसका क्या रहेगा, आपके वेजेस जो है आते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, वंस क्या लिखा है, वंस आधार इज अपडेट इन स्कीम डाटाबेस बेनिफिशियरी नीड नॉट टू डाटा अकाउंट नंबर ड्यू टू चेंज इन लोकेशंस और चेंज इन बैंक। क्या कह रहा है, अगर एक बार आधार अपडेट है स्कीम डाटाबेस में तो बेनिफिशियरी को ना तो अपडेट करने की ज़रूरत है अकाउंट नंबर की, और ना ही लोकेशन चेंज करने पर या फिर ये बैंक अकाउंट चेंज होने पर कोई अपडेशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे, इसको कहा गया है कि 100% इसको करने की ज़रूरत है, कवरेज करने की ज़रूरत है। इसीलिए देखिए, द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इसको कहा गया है स्टेट्स के कि भैया तुम इस पर काम करो और इसको इंक्रीज़ करो। अब अगर आधार बेस की बात की जाए, ये कब से लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपके 2017 से, ठीक है। द मिनिस्ट्री ने क्या किया कि ऑलमोस्ट यूनिवर्सली अवेलेबिलिटी ऑफ आधार नंबर इज़ एवरी अडल्ट। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर किसी के पास आधार ना हो तो क्या करें, ऐसा नहीं कि उसको काम करने नहीं दिया जाएगा, काम करने ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन आधार बेस्ड सिस्टम से देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है रिपीट हो, मतलब पहले भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस बार भी आने का चांसेस बन सकता है उसको मॉडिफाई करके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या कहा गया, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो ABPS का सिस्टम है, आधार बेस्ड सिस्टम है, उसको क्या किया जाएगा, बेनिफिशरी तक अंडर एम्प्लॉयमेंट स्कीम में इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, इंक्रीज रेनफॉल अलोन विथ नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। देखिए क्या है, क्या अगर रेनफॉल किसी टाइम पे मानसून आ रही है, अच्छी मानसून है, क्या अच्छी मानसून आने पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है रिकवरी हो जाएगी, यानी ग्राउंड वाटर जो है अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाएगी? ज़रूर नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक लोग खुद नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई भी चीज़ जो है वो हेल्पफुल नहीं होगी। हम कितनी भी बरसात कर लें, देखिए सड़क तो हम बनाएंगे, ठीक है, रोड तो हम बनाएंगे, और साथ ही एग्रीकल्चर हम करेंगे, वाटर के यूज़ डेली बेसिस पे तो करेंगे ही, ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, इनको तो करना ही करना है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अगर रोड बनेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, जो कंक्रीट रोड बनेगा तो उससे ग्राउंड वाटर में अगर पानी अगर ऊपर से गिर रहा है तो क्या वो ग्राउंड में जा रहा है, कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है। एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखते हो समरसीबल का इस्तेमाल करके लोग वाटर का यूज जो है ज़्यादा करते हैं, वाटर यूज जो है ज़्यादा कर ले, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी अमाउंट में पानी आनी चाहिए, जितनी भी अमाउंट में उसमें पानी पहुंचनी चाहिए, उतनी अमाउंट में पानी जो है नहीं पहुंच पाता है, उससे ज़्यादा ही हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कारण क्या है, रैपिड डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन नॉर्थ इंडिया हैज़ बिकम नॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड। अबाउट 90% ऑफ इंडियन ग्राउंड वाटर डिप्लेशन अकर इन नॉर्थ इंडिया। देखिए 90% जो है, 95% जो है डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसको सुधारना रेनफॉल के हाथ में नहीं है, इसको सुधारने के लिए अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अच्छी सोच की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। इसको सर्च किया गया किसके डाटा द्वारा, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ग्रेविटी रिकवरी ऑफ क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टिमुलेशन द्वारा। देखिए इनके साथ साथ कुछ हमारी अनवांटेड चीज़ें भी होती है, हाइड्रोलॉजिकल कैलेमिटी भी जो होती है, और उन हाइड्रोलॉजिकल कैलेमिटी में जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, ये सब भी हो गया, ये सब कहीं ना कहीं और इम्पैक्ट डालते हैं हमारी चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ अगर हम बात की जाए, अगर इसको सेव करने की, तो किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, क्या मैकेनिज़्म है। सबसे पहले तो इरिगेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं हमें सुधारना पड़ेगा। हमारी इरिगेशन सिस्टम किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से नहीं होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग NGO को, स्टूडेंट्स को, स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्ले राइट वगैरह करवा के, ठीक है, ये सब चीज़ों से हम लोग इसको सुधार सकते हैं। और हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, जिससे कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट हो, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि इस एरिया में
इतनी अमाउंट में पानी यूज किया जाए, इतनी अमाउंट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया जाए, ये वाटर बिल लगाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर की चीज़ों को कम कर सकते हैं, वाटर के डिप्लेशन को कम कर सकते हैं। देखिए और एक रीज़न भी है वाटर डिप्लेशन होने का, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो फ्लड और ड्रॉट भी हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वार्मिंग क्लाइमेट इंक्रीज़ क्या कर रहे हैं, समर मानसून को, ठीक है, जो कि जिसके कारण से हमारे इंडिया पे जो है बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कर रहा है हमारे ग्राउंड वाटर को। हमारे सिर्फ इससे ही रिकवरी नहीं होगी, हमें लोगों के साथ एक साथ चलना पड़ेगा और लोगों को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, चलिए देखिए, बालासोर में रेलवे ट्रेजिडी हुआ है, ये सब आप सब जानते हैं। अब इसमें जो मौत की संख्या है वो 288 पहुंच गई है। दोनों ही आर्टिकल, अगला भी और ये भी, दोनों एक ही आर्टिकल है डिजास्टर मैनेजमेंट से। अब जैसे कि आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुआ था कि कोई भी एक ट्रेन जो है, मालगाड़ी जो है अपनी लूप लाइन पे खड़ी थी। लूप लाइन मतलब एक्स्ट्रा लाइन पे, जहाँ पे मेन लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक गाड़ी क्या हुआ, जो आपके गाड़ी है कौन सी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो कहीं ना कहीं डीरेल्ड हो गई। किस वजह से, उनको सबसे पहले ग्रीन सिग्नल दिया गया और जैसे ही वो लाइन क्रॉस कर गई उसके बाद उसको रेड सिग्नल दिया गया। उतने में वो संभल नहीं पाया और वो जाके किससे टकरा गया, आपके मालगाड़ी से। और उसके जो कहीं ना कहीं डिब्बे जो है पलट गए। और उसके बाद दूसरी जो गाड़ी आई आपकी शालीमार एक्सप्रेस, आई थिंक शालीमार ही है, हाँ शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी ये। और दूसरी जो ट्रेन थी उसके पीछे आ रही थी, उसके आगे आ रही थी जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो थी, वो क्या हुआ, इसके साथ कॉलिजन में होगी, क्योंकि उसकी पटरियाँ डीरेल होकर दूसरी जगह पे पहुंच गई, जिसके कारण से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ऊपर उसके आ गई, ठीक है। तो ये माजरा हुआ था। अब मामला ये है, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग रोक नहीं सकते? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट को के लिए कुछ हम कर नहीं सकते? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट होगा ही होगा? देखिए इसके लिए ये है, डिजास्टर आने की कोई टाइम नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें जो है पहले से ही प्रिपेयर हो तो इस डिजास्टर को कहीं ना कहीं हम मिटिगेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, हम मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट किस तरह से, कि हम लोग कुछ ऐसे मेजर्स अपनाएं, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुआ था, सिग्नल देना नहीं देना, उसके बाद जाके प्रॉब्लम हुआ। इन चीज़ों को कम करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को कम करके कर सकते हैं। लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लोगों की सेफ्टी किस तरह से होनी चाहिए, एंटी कोलिजन डिवाइस का यूज करनी चाहिए, जैसे कि आपके वैष्णव ने बताया था, आपके रेलवे मिनिस्टर ने, कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, डिवाइस, एंटी कोलिजन डिवाइस का यूज कर सकते हैं। या और भी बहुत सारी जो हमारी अनवांटेड चीज़ें जो हम करते हैं आजकल। तो आप, अगर मैं रेल पे पटरी पे जाता हूँ, रेल की पटरियों पे जाता हूँ या फिर देखता हूँ कभी रेलवे गाड़ी पे, तो लोग पटरियों पे सिक्के रख के या ईंट रख के देखते हैं। अब ये क्या है, क्या ये एथिकल है? अगर मान लीजिए कुछ उससे मिसहैपनिंग हो जाती है तो उससे नुकसान किसका होगा? उससे नुकसान उसका नहीं, उस बंदे का नहीं होगा जिसने ये चीज़ काम किया। उससे नुकसान वो होगा जितनी फैमिलियाँ हैं, उसके अंदर जितने परिवार हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करना चाहिए। ये अवेयरनेस कैसे आ सकती है? क्या एक ही दिन में आ सकती है? बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस जो आएगी वो आपके धीरे धीरे आएगी। और धीरे धीरे किस वजह से? धीरे धीरे इसलिए कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम में डिजास्टर मैनेजमेंट को, मुझे याद है एनसीईआरटी में 10 साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बुक हुआ करता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में, लेकिन आज वो डिजास्टर मैनेजमेंट की चीज़ों को हटा दिया। क्या हटाना सही है? लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए, किस तरह से सेफ्टी मेजर्स लिया जाए, किस तरह से ट्रेन में सेफ्टी रखा जाए। तो ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, लोग अवेयर होना चाहिए, जिससे कि हम ये क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो, जैसे कि इसमें बात की गई है, जो एनडीआरएफ की टीम है या फिर आपकी जो रेस्क्यू टीम है, वो कहीं ना कहीं टाइम पे पहुंची है, ठीक है। तो उनकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके वजह से ही हमें जो है
कोई भी चीज़ का जल्दी रिस्पॉन्स मिला है। अब मैं इसमें एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें एक बैंक ब्लड बैंक में, मतलब हॉस्पिटल में बैंक ब्लड की लिमिटेशन है 1000 यूनिट रख सकता है, लेकिन फ्राइडे में ही इसी में ही बताया गया द हिंदू में कि इसकी यूनिट को बढ़ा के 3000 एक दिन में लोगों ने डोनेट किए। क्या है ये चीज़? लोगों ने क्यों डोनेट किए? ताकि लोगों को अच्छी जो उनके परिवार है या उनके परिवार से कोई नहीं है उनको सेव हो सके, सेव किया जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस है और इसको कहीं ना कहीं बनाए रखना है और आगे तक बढ़ना है और हमें सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल इस पे बेस्ड था। अब अगले आर्टिकल की, जैसे कि आपने मणिपुर के बारे में सुना है, वहाँ पे पीस 24 घंटे पहले पीस में जो है वो सुधार आया है, मतलब लोगों में शांति फैली हुई है। लेकिन इसके कारण से क्या हुआ, नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ वहाँ के लोगों को। देखिए 100 लाइफ्स गई है और 35,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। किस वजह से? इन क्लासेस की वजह से। क्या इन क्लासेस को रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर पहले से हम कुछ मेजर्स लेते तो इन क्लासेस को रोक सकते थे। उन मेजर्स को कहीं ना कहीं हमें पहले से ही आइडेंटिफाई करना चाहिए और इन मेजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि क्या करना चाहिए, ज़रूरी है कि हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों को कहीं ना कहीं ब्रदरहुड की वैल्यू समझानी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमें किसी एक चीज़ों को उठाना चाहिए और किसी एक कम्युनिटी को नीचे दिखाना चाहिए। हमें इक्वलिटी दिखानी चाहिए जिसके कारण से जो पीस है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ की। यूएस इंडिया टाइज फैसिलिटेट डेवलपमेंट डिफेंस प्लेटफॉर्म। क्या कह रहा है? जो इंडिया यूएस का जो डेवलपमेंट है डिफेंस प्लेटफॉर्म पे, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो यूएस की जो सेक्रेटरी डिफेंस है लियोड ऑस्टिन ने, उन्होंने क्या कहा सिंगापुर की मीटिंग में कि हम जो है टेक्नोलॉजी जो है शेयरिंग करेंगे, जो भी साउथ ईस्ट एशियन प्लस आपके इंडिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी और प्लस सिक्योरिटी बनी रहेगी इंडियन ओशियन की तरफ। अब ये क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली चीज़ है, प्रॉब्लम अभी यूएसए के लिए है चाइना। अगर चाइना ग्लोबल पावर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं यूएस की पावर को, यूएस की हेजेमनी को कहीं ना कहीं रोकेगा, कर्टेल करेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही यूएस इस तरह के कदम उठा रहा है। ठीक है, और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो तो आपको पता है किसके कारण से बढ़ी हुई है। यूएस जो है वो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ क्वाड की एक्सरसाइज वगैरह करता है। तो इसने कहा हमें मल्टी लेवल पे आके एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ की एरिया में सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का कारण बन सके। तो इसका एजेंडा जो है, मेन एजेंडा जो है यूएस है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि चाइना की हेजेमोनी इंडियन ओशियन की तरफ ज़्यादा बढ़े। ठीक है, वो उस चीज़ को कर्टेल करना चाहता है। इस वजह से ये क्या कर रहा है, डिफेंस सिस्टम में शेयरिंग करने की बात कर रहा है। तो चलिए अगले न्यूज़ की बात करते हैं। अगला न्यूज़ है, टर्किश अर्डोगन स्वर्ण फॉर न्यू टर्म्स एज ए प्रेसिडेंट। देखिए टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले भी, दोबारा इन्होंने क्या किया, न्यू टर्म के लिए प्रेसिडेंट की शपथ ली है। ठीक है, यहाँ पे नाटो के मेंबर भी प्रेजेंट थे। बस ये न्यूज़ इतना ही है कि नाटो के मेंबर भी प्रेजेंट थे और ये मैचिंग करके क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अर्डोगन जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने 52.2% की सपोर्ट मिली है मई 28 को जो वोटिंग हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैपिंग से रिलेटेड। मैपिंग के क्वेश्चन। डकार कहाँ पे है? डकार आपके हैं सेनेगल का कैपिटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके सेनेगल का जो बाउंड्रिंग कंट्रीज़ है वो कौन है? मॉरिशियाना, माली, आपके गुयाना बेसी और आपके गैम्बिया। ठीक है, गैम्बिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी गैम्बिया रिवर। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा है खार्तूम। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है? देखिए डकार में हुआ क्या है, 15 डेड इन वायलेंस आफ्टर सेनेगल कोर्ट कन्विक्ट अपोजिशन लीडर। जब कन्विक्ट किया अगले अपोजिशन लीडर को तो वहाँ पे 15 वायलेंस हुआ और वायलेंस के कारण से 15 लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। तो इस तरह की अगर वायलेंस वगैरह होते हैं तो कहीं ना कहीं वायलेंस वगैरह की न्यूज़ जो है काफ़ी रहती है इसमें आपके मैपिंग में। ठीक है, खार्तूम का क्या था? आर्टिफैक्ट एट रिस्क, सूडान फाइटर टेक्स ओवर खार्तूम म्यूजियम। जब आर्टिफैक्ट जो सूडान फाइटर है उन्होंने क्या किया, खार्तूम के म्यूजियम को टेक ओवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं आर्टिफैक्ट पे क्या हो सकता है, जो वहाँ की जो आर्टिफैक्ट है, जो क्या नाम है, खजाने कह रहा हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट
आर्टिकल्स वगैरह है, जो भी पुरातत्व चीज़ है, वो कहीं ना कहीं रिस्क है उनके ऊपर, ठीक है। तो आपको इसके मैप पता होने चाहिए। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री इजिप्ट, लीबिया, खार्तूम है कहाँ सबसे पहले तो सूडान में है, ठीक है। तो इजिप्ट, लीबिया, चैड, उसके बाद आपका ये साउथ सूडान, एबे रीजन ध्यान रखना इस चीज़ का। ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो है यहाँ से जाती है, और सूडान पोर्ट है यहाँ पे। हालीबाब जो है यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। और ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो है यहीं पे मिलती है, और नाइल का फॉर्मेशन करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू।